हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के टॉप मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, अगर नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बात को रिवाइज कर सके। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, यानी व्यापार चक्रों का सिद्धांत, उसके बाद आर्थिक विकास का सिद्धांत और सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। जी हाँ, ये तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसी तरह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। जी हाँ, तो तेजी और मंदी की समस्या को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, व्यापार चक्र कहा जाता है। जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। समष्टि उपकरण है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे समष्टि उपकरण है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी ये सारे क्या है? समष्टि उपकरण है। जी हाँ, राजकोषीय नीति, उसके बाद मौद्रिक नीति और आय नीति, ये सारे क्या है? समष्टि उपकरण है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है। जी हाँ, तो कौन सा समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी जो समष्टि अर्थ यानी आर्थिक चर है वो प्रमुख है, यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और विनियोग, समग्र मांग, ये सारे क्या है? प्रमुख समष्टि आर्थिक चर है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जाए क्वेश्चन 5 में? तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा जरूर। क्या 5 में? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? जी हाँ, तो कौन सी उपयोगिता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, आर्थिक विकास, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय यानी तुलनाएं, और डी में आपका इनमें सभी। तो यहाँ पे 5 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, यानी सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, उसके बाद आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, ये क्या है? सभी अर्थशास्त्र की क्या है? उपयोगिता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? जी हाँ, तो कौन सी सीमाएं हैं यानी व्यापक अर्थशास्त्र की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। जी हाँ, ए और सी, यानी सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, उसके बाद वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, ही है ये क्या है? यानी व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर साथ साथ बताते चलेगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा है? जी हाँ, तो ये कथन किसने कहा है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, शूल्य हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में? समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सा है? जी हाँ, तो निम्न में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी क्या है? ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है 9 में? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। जी हाँ, तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, ये क्या है? यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 10 में? 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? जी हाँ, तो कौन यहाँ पे शामिल है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र, ये क्या है? 4 क्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित है, यानी शामिल है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जाए क्वेश्चन 11 में? 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? जी हाँ, तो कौन शामिल है? यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, परिवार, सरकार और फर्म, ये क्या है? 3 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 12 में? परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? जी हाँ, तो कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं परिवार फर्मों को? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, यानी श्रम, भूमि और पूंजी और उद्यम, यानी क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं, किसको? फर्मों को। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? चलिए, तो राइट आंसर बताइए आप लोग। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? जी हाँ, तो कौन शामिल है स्टॉक के अंतर्गत? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, ये क्या है? स्टॉक के अंतर्गत
शामिल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं? जी हाँ, तो कौन से हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है किस पर? राष्ट्रीय आय पर। किसका? रिसाव का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 16 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो क्या आवश्यक है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंतःक्षेपण इज इक्वल टू रिसाव। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? जी हाँ, तो किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है किसमें? राष्ट्रीय आय में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, जी हाँ, तो ये क्या होगा? एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीएनपी एट एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। घिसावट व्यय किसमें शामिल रहता है? जी हाँ, तो किसमें शामिल रहता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जीएनपी एट एमपी में शामिल रहता है कौन? घिसावट व्यय। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में, एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू, जी हाँ, तो एनएनपी एट एमपी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीएनपी एट एमपी माइनस घिसावट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सारे फॉर्मूले हैं तो आपको याद रखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको याद होना जरूरी है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है जिसमें मूल्य हारा सम्मिलित रहता है। जी हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीएनपी बोलेंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, जीएनपी एट एमपी, जी हाँ, इज इक्वल टू कितना होगा? जीएनपी एट एमपी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीडीपी एट एमपी प्लस में एनएफआई है। जी हाँ, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? राइट आंसर बताइएगा आप लोग। जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू, जी हाँ, तो जीएनपी एट एमपी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जीडीपी एट एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो जितने भी ये सारे फॉर्मूले हैं, जी हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको हर हाल में याद कर लेना है जितने भी फॉर्मूले आपके इकोनॉमिक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या सत्य है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा यानी ऑप्शन सत्य है, सही है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जाए 26 में, विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है। जी हाँ, तो क्या हो सकती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो सकती है? ए और बी दोनों, यानी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपभोग है। जी हाँ, तो क्या है? पूंजी उपभोग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा ए। जी हाँ, यानी एनएनपी एट एमपी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
28 क्या बोला जाए 28 में रोजगार सिद्धांत का संबंध है। जी हाँ, तो रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। जी हाँ, और मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट है और आपका और जितना भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको वो सारे को पढ़ लेना है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको एग्जाम में उसी से पूछा जाएगा, आपको उससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपको सिर्फ क्लास में अटेंड होना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है अगर पता नहीं है तो, और पता है तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना और आपको घबराना नहीं है, आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। अब हम लोग निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? जी हाँ, तो कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सारे क्या है? टिकाऊ वस्तुएं हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन 30 में तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? जी हाँ, तो कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है? गैर टिकाऊ। जी हाँ, नहीं साबुन भी, पेस्ट भी और सब्जी भी, ये सारे क्या है? गैर टिकाऊ है। जी हाँ, नहीं जल्द ही खत्म हो जाते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन स्टॉक का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? इनमें सभी ये सारे क्या है? स्टॉक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन प्रवाह का उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी क्या है? प्रवाह के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? स्टॉक का संबंध होता है। जी हाँ, तो स्टॉक का संबंध किससे होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी समय बिंदु उसके बाद किसी निश्चित समय, ये क्या होता है? स्टॉक का इससे संबंध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? 34 में प्रवाह का संबंध होता है। जी हाँ, तो प्रवाह का संबंध किससे होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या होता है? समय काल से होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 35 में किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? जी हाँ, तो किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या है? स्टॉक है किसी व्यक्ति की संपत्ति। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? किसी व्यक्ति की आय क्या है? तो किसी व्यक्ति की आय क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या है? प्रवाह है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? 37 में स्टॉक एक अवधारणा है। जी हाँ, तो कैसा अवधारणा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी राइट हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी स्थैतिक अवधारणा है कौन? स्टॉक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 38 में प्रवाह एक अवधारणा है। जी हाँ, तो कैसा अवधारणा है प्रवाह? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक गत्यात्मक अवधारणा है कौन? प्रवाह। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है? 39 में प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है। जी हाँ, कौन से प्रमुख उदाहरण है प्रवाह के? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी यानी उपभोग, निवेश, आय, ये सारे क्या है? प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? घिसावट व्यय के प्रमुख घटक है। जी हाँ, तो कौन से प्रमुख घटक है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी ये सारे क्या है? घिसावट व्यय के प्रमुख घटक है, कंपोनेंट्स हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? 41 में वैयक्तिक आय की गणना में घटाई जाने वाली मदय को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जाए? क्वेश्चन 42 में चलिए तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह कौन विधि कहलाती है? जी हाँ, वो कौन सी विधि कहलाती है, कौन सी मेथड है? यहाँ पे 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी उत्पाद विधि हो जाएगा, उसके बाद मूल्य वृद्धि विधि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? 43 में चलिए तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? जी हाँ, तो किसको शामिल किया जाता है? यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है? 44 में
गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है? जी हाँ, किसको शामिल किया जाता है? यहाँ पे 44 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं सी हो जाएगा, नहीं ए एवं बी दोनों हो जाएगा, नहीं गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा, ये दोनों को शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 45, तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? जी हाँ, तो किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी इनमें से सभी यानी बैंक, बीमा, संचार, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। जी हाँ, तो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है? द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है, तो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निर्मित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस किस विधि से किया जाता है? तो कौन कौन सी विधि से किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आय विधि हो जाएगा, उसके बाद व्यय विधि हो जाएगा, उसके बाद उत्पाद विधि हो जाएगा। जी हाँ, यानी इस तीनों से यानी किसका यानी राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन 49 में चलिए तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों शामिल होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज के ये टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन का। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, दोहरी गणना कहलाता है। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, और जितने भी मैं क्लासेस आपके ले रहा हूँ तो आपको सारे क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको इसी क्लास से एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्लास को करना है और आपको टाइम पे क्लास में जुड़ जाना है। चलिए, तो आपका अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जी हाँ, आपको वहां पे जुड़ जाना है, क्योंकि जितने पीडीएफ्स होते हैं, नोट्स होते हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपका डाउट है वहां से आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।